दोस्तों नमस्कार। मैं एसपी भारल बात कर रहा हूं और आज एक विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात करनी है। मैं पहले आपको पर्पज बता दूं। आज हमारा पर्पज ना किसी कंपनी की बुराई करना है, ना किसी कंपनी की प्रशंसा करना है, ना किसी कंपनी के बारे में गलत बोलना है, ना अच्छा बोलना है, ना ये बताना है कि हम क्या करें क्या ना करें। आज हमारा पर्पज सिर्फ ये है कि हमें ये पता रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम धोखे में आ गए हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ गलत समझ लिया हो, गलत जान लिया हो और हम गलत चीज को सही समझ के कर रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूं आपके सामने, जिसके जिसके बारे में अगर जितना भी आपको बोलूं तो आपको लगे ओ माय गॉड, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ऐसा भी हो सकता है। वो व्यक्ति जिससे मैं बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के हेड करते हैं उसे। वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम कंपनी जो हिंदुस्तान में एंटर करती है वो उनकी सलाह के बिना एंटर नहीं करती। वो एडवाइजर हैं गवर्नर ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के। वो ट्रेनिंग करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि कैसे इंक्वायरी की जाए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में, कैसे पता किया जाए जो सही है या गलत है, कौन सी कंपनी एमएलएम होती है, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग होती है, लोग क्या भ्रम रखते हैं। तो ही इज अ ट्रेनर फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो। और आज वो हिंदुस्तान के ही कंसल्टेंट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के कंसल्टेंट हैं। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं आपके सामने, आपकी मदद के साथ, मिस्टर प्रांजल आर डेनियल। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते प्रांजल, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। बोलिए आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द टॉक शो एंड होपफुली मदद कर सकूंगा आपके व्यूअर्स की कि कैसे आइडेंटिफाई करें वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को और अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को, जिसको हम मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बोलते हैं। प्रांजल, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी वेबसाइट देखी है स्ट्रेटेजी इंडिया। और मैं ही मानता हूं कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा है, प्रांजल डेनियल, जिसके पास नॉलेज है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इस बात की। तो आज मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है। और हमारे जो, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, इनोसेंट डायरेक्ट सेलर। और मैं इनोसेंट इसलिए कहूंगा कि उन्हें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और लोग उन्हें भड़का देते हैं, बहका देते हैं, समझा देते हैं, वो समझ जाते हैं। तो मैंने सुना है कि आपने तो सैकड़ों कंपनियों की स्टडी की है इस कंसल्टिंग फर्म को शुरू करने से पहले। तो क्या ये सही है? ये हम हर हफ्ते करीब 20 कंपनीज, एमएलएम कंपनीज या एमएलएम ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं 2007 से। तो हमारी स्टडी करीब करीब 12,000 से ज्यादा एमएलएम ऑपरेशंस की है इंडिया में। ओहो। क्योंकि इंडिया में करीब करीब 25 से 30 एमएलएम ऑपरेशंस हर हफ्ते चालू होते हैं। हमने ये देखा 2007 में, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब स्पीक एशिया हुआ था या टीवीआई एक्सप्रेस हुआ था और ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे जो इंडिया से चालू हुए और दूसरी कंट्रीज में भी फैले, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया हमारी टीम के साथ कि हम एक पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म चालू करें, जिससे रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव अप्रोच लें, जिसे डायरेक्ट सेलिंग सस्टेनेबल कंपनी क्या होती है और एमएलएम अनसस्टेनेबल या मनी सर्कुलेशन कंपनीज के बीच में लोगों का को डिफरेंस बता सकें। तो क्योंकि मैं खुद एक डायरेक्ट सेलर रह चुका हूँ 98 से, और उसके बाद कॉर्पोरेट में भी रह चुका हूँ और फिर कंसल्टिंग कर रहा हूँ 2004 से। तब से देखा है कि काफी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो अच्छे इंटेंशन से शुरू की जाती है बड़ी कंपनी से, वो ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाती या लोगों को ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाती, क्योंकि ये स्कैम्स हर हफ्ते करीब करीब 20 से 24 स्कैम्स शुरू होते हैं इंडिया में हर और हफ्ते? बंद हो जाते हैं हफ्ते में। ओ माय गॉड। और मीडिया इसे इसलिए कवर नहीं करता क्योंकि इसका टर्नओवर लोगों को मालूम नहीं रहता। पहले जो स्कैम्स थे, एमएलएम स्कैम्स थे, वो पैसा कैश में कलेक्ट करते थे और थोड़ा सा परसेंटेज बैंक अकाउंट में। पर अभी क्रिप्टो टोकन्स आ गए हैं, क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलेंगे, क्रिप्टो टोकन्स आ गए हैं, या एनएफटीज के नाम से वो लोगों से इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं अलग अलग वॉलेट्स में। तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मालूम नहीं रहता कि क्या मैग्नीट्यूड है स्कैम्स का।
पर करीब करीब बहुत सारी कंपनीज 1000, 1500, 2000 करोड़ पर जाके बंद होती है। कोई कंपनी 2-3 महीने में बंद हो जाती है, कोई एमएलएम कंपनी 4 साल चलती है और हजारों करोड़ ले जाती है इंडिया से, और फिर बाद में जब रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो मालूम चलता है कि इतना लॉस हो गया है, और फिर बाद में रिएक्टिव एक्शन होता है रेगुलेटर्स का। इस कारण से हमने एक स्कैम अलर्ट शुरू किया है वे बैक इन 2007, कि जैसे ही हम हर हफ्ते हमारी टीम, रिसर्च टीम 20 नए एमएलएम ऑपरेशंस का डेटा जमा करती है जो भी लॉन्च होते हैं उस वीक या उस महीने, प्लस जो भी इंक्वायरीज आती है हमको पुलिस ऑफिसर्स से कि ये कंपनी कैसी है, जेन्युइन है कि अनसस्टेनेबल है, उसकी वो सब डेटा जमा करते हैं एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 65B, और फिर उसको एनालाइज करते हैं हम। अब एनालाइज हमारा जो एनालिसिस टीम है वो करती है बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं, फिर कॉम्पनसेशन प्लान की मैथमेटिकल वायबिलिटी, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पर है क्या वो जेन्युइन है या डिसेप्टिव है या गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली है लोगों को बहकाने के लिए, वो सब करती है। और उसके बाद एक बार एनालिसिस हो जाता है, अगर वो अनसस्टेनेबल रहेगी तो वो हमारी स्कैम अलर्ट पर चली जाती है। अब हम साल की करीब करीब 16,000 17,000 इंक्वायरीज हैंडल करते हैं, जिसमें लोग हमें कंपनीज का नाम भेजते हैं या फोन कॉल्स करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये कंपनी सस्टेनेबल है कि नहीं। तो हम ऐसी इंक्वायरीज हैंडल करते हैं और लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं ऐसी फ्रॉड कंपनीज से। ओके। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी इंडिया क्या है, काफी लॉ फर्म्स हैं जो लीगल एस्पेक्ट जानते हैं बिजनेस के बारे में कि ये लीगल है, ये इलीगल है, और कोई भी लॉ इंटर्न भी बता सकता है आज की तारीख में, इतना इजी है एक्सेस टू लॉ, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज पर द लॉ। पर हमारा जो अप्रोच रहता है स्ट्रैटेजी इंडिया में, जो हमारे क्लाइंट्स के लिए रहता है, वो रहता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड देन लॉ। ओके। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है, अगर बिजनेस सस्टेनेबल होगा तो लीगल भी होगा, या लीगल भी होगा तो सस्टेनेबल भी होगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो लीगली कंप्लायंट है, मतलब जो लॉ फॉलो करती है कंट्री का, पर सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैथमेटिकली अनवायबल कॉम्पनसेशन प्लान हो सकता है, मतलब वो जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को देने का, उतना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, या तो राइट। प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो पिरामिड कंपनी के अंडर चले जाती है जहाँ बहुत सारा कंजम्पशन इंटरनल होता है। तो स्ट्रैटेजी इंडिया बेसिकली एक ऐसी कंसल्टेंसी फर्म है, हमारे पास लॉ फर्म्स भी एम्पैनल्ड है और हम बिजनेस कंसल्टेंट्स भी हैं। तो ओके, गुड। ये शॉर्ट है स्ट्रैटेजी इंडिया का। किसी व्यक्ति को अगर पूछना है कि यार ये कंपनी लीगल है या नहीं लीगल है, तो आप उसमें उसकी मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, हम इक्विप्ड हैं, और विद इन 20 वर्किंग डेज, अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस नहीं है, उस कंपनी का डेटा कलेक्ट नहीं किया है, तो विद इन 20 डेज हम रिवर्ट करते हैं। तो आप हम उसका कोई चार्ज करते हैं? नहीं नहीं, ये हमारी पब्लिक सर्विस है विच इज प्रो बोनो। ओ, तो ये क्यों करते हैं आप? ऐसा क्यों, ऐसी सर्विस कर रहे हैं? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ना है तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि क्या सस्टेनेबल है, क्या अनसस्टेनेबल है। इंडिया अब एक ग्रोइंग कंट्री है, और काफी लूप होल्स हैं जो हमारी लॉज में, जो ये स्कैम कंपनीज एक्सप्लॉइट करती है। अब कोई भी कंट्री को अगर डिस्टेबलाइज करना है, तो उनकी पॉपुलेशन को अनसेटिस्फाइड रखो, कि मतलब वो जो पॉपुलेशन रहे वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं रहे। अब क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो बोलेंगे कि गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती, ऐसी कंपनीज को क्यों आने देती है, अगर वो स्कैम कंपनीज है, क्यों रजिस्ट्रेशन पर या आरओसी की तरफ से रोक नहीं लेते। राइट। तो इसीलिए कोई एजेंसी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो लोगों को फोरवॉर्न करे कि कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट मत करो, या टाइम इन्वेस्ट मत करो, रिलेशन इन्वेस्ट मत करो, और अपना गुडविल इन्वेस्ट मत करो। हाँ क्योंकि हाँ। आज तक जो भी स्कैम कंपनीज के साथ जुड़ा है, जो भी स्कैम कंपनीज के साथ जुड़ा है, वो कभी भी सस्टेनेबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम नहीं कर पाया बाद में। क्यों? राइट। क्योंकि उधर मेहनत लगती है प्रोडक्ट्स बेचने के लिए।
और हमारी बिल्कुल। कंपटीशन, डायरेक्ट सेलिंग की कंपटीशन ई कॉमर्स पोर्टल से। पर जो स्कैम कंपनीज हैं वो सिर्फ एक कैरेट, गाजर दिखाती है लोगों को, या सपना दिखाती है कि आप इतने पैसे कमाओगे, आप पेंट हाउस में रहोगे, आप ये गाड़ी चलाओगे, आप जैगुआर चलाओगे, रेंज रोवर चलाओगे एंड ऑल दैट। सो ये समझने की बहुत जरूरत थी कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट ओनली अबाउट मनी। परफेक्ट। हाँ, और हम बोलते हैं ना, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहते हैं उनको ये चीज देखनी चाहिए। हम्म। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे हिसाब से। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग में बंदा जुड़ता है वो कंपनी को जान के नहीं जुड़ता, वो जो बंदा उससे बात कर रहा है, जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है, उसकी बातों में आके वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति मुझे सच बता रहा है या मेरे को गाइड कर रहा है कि मेरी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, इसीलिए वो जुड़ता है। तो वो पीपल जॉइन पीपल। या पीपल जॉइन, एग्जैक्टली, या। एग्जैक्टली। तो अगर कोई, हम बोलते हैं हमारी जो इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इंडिया का, तो जो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी के साथ जुड़ गया है उसको हम पॉन्जी ज़ॉम्बी बोलते हैं। पॉन्जी मतलब पॉन्जी, जो पॉन्जी स्कीम्स रहती है, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को बोलते थे चार्ल्स पॉन्जी के नाम से। तो वो पॉन्जी ज़ॉम्बी मतलब उसको मालूम नहीं रहता, वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस कंपनी में इन्वेस्ट करवाता है मनी सर्कुलेशन में, पर उसको मालूम नहीं रहता कि आगे जाके उसका अंत क्या होगा। अब वो हाँ। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके थ्रू, वो उसको प्रेशराइज करते हैं पैसे देने के लिए। और हम्म। बहुत सारे सुसाइड्स, किडनैपिंग या क्राइम्स ये मनी सर्कुलेशन कंपनीज के कारण होता है इंडिया में। तो बेसिकली जैसे हमने देखा 2007 से, क्योंकि हम क्लोजली स्टडी कर रहे हैं एमएलएम ऑपरेशंस को, जिसमें सस्टेनेबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी है और मनी सर्कुलेशन कंपनीज भी है, इसीलिए हमको मालूम चलता है कि जो सेकेंडरी क्राइम से, प्राइमरी क्राइम तो ये हो गया कि आपने पैसा लिया लोगों से और कंपनी में जमा करवा दिया, या आपने अपनी जेब में रख लिया अगर ई पिन्स आपको दी कंपनी ने। तो अगर कंपनी बंद होती है तो आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि आपने दूसरे लोगों से पैसे लिए हैं। राइट, राइट। तो और आप पुलिस के पास इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको तकलीफ होगी, आपको लगता है, या तो आपके जो अपलायंस रहते हैं, दूसरे कंपनी वाले रहते हैं, वो आपको थ्रेटन करते हैं कि आप अगर पुलिस के पास जाओगे तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है आपके साथ वालों का, वो आपको वापस रिकवर नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सब कारणों से पुलिस वालों को भी चैलेंजेस हैं, हमारी पुलिस को भी चैलेंजेस हैं कि कंप्लेंट्स नहीं आती। हम्म। और दूसरा, ये स्कैम कंपनीज के कारण इशू ये होता है हमारी कंट्री को कि करप्शन बहुत बढ़ता है। अब जो स्कैम रहता है, कंपनी जैसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, आईसीओ बोलते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं, या फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट, ये वो सब कंपनीज रहती है, इनके पास जो भी पैसा रहता है ये कंट्री के बाहर ले जाती है थ्रू क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स या हवाला ट्रांजैक्शंस। ओ। तो उस केस में क्या होता है कि पहली चीज की मैग्नीट्यूड क्या है ये स्कैम का, वो पुलिस को मालूम नहीं चलता इजीली जब तक वॉलेट एड्रेसेस नहीं मिले सब। हम्म। दूसरी चीज क्या होता है कि इसमें उनके पास, क्योंकि कंपनीज के पास पैसा है, तो बेनिफिट किसका होता है? लॉ फर्म्स का होता है। और फिर करप्शन फैलता है कंट्री में। राइट। जब किसी को 2-3 करोड़ रुपए एक ऑफिशियल को दिए जाते हैं कि कंप्लेन दबा दो हम्म। या फ्रस्ट्रेट कर दो जो भी कंप्लेनेंट्स हैं उनको, तो उस केस में क्या होता है कि करप्शन फैलता है। तो वो तो बहुत और टेम्परेरी चीज है। ये है, पर क्या होता है कि एक बार किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफिसर ने अगर ब्राइब ली, थोड़ी भी हम्म। ली, 2-3 लाख रुपए भी लिया, छोटा अमाउंट, या 10 करोड़ रुपए भी लिए एक कंप्लेन दबाने के लिए, तो क्या होता है कि वो नाम, वो डेटाबेस में आ जाता है उनके, जो एक लिस्ट रहती है लॉ फर्म्स के पास। अच्छा। और वो लॉ फर्म्स के पास वो लिस्ट वो यूज करते हैं कि आगे चल के अगर कोई कंपनी आए, स्कैम कंपनी आए, तो उसमें इन्फ्लुएंस के लिए वो ऑफिसर्स को यूज करें। ओके, ओके। ठीक है, तो वो लाइफ वो ऑफिसर्स की भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इंक्वायरी बैठ जाती है। और आज ही कल ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जरूरी नहीं है कि ब्राइब मिली है वो ऑफिसर को वो प्रूव करना, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी वो ऑफिसर को पर एक्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट। ओ।
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दो तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में। एक तो वो लोग हैं जिनको ये पता है कि ये स्कैम है और ये बंद होने वाला है और राइट टाइम पे हमें बाहर हो जाना है, और कुछ ऐसे इनोसेंट लोग हैं जो इन बातों में आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि ये स्कैम है, वे उसे सही मान के करते हैं और फिर अपने फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स को लेके आ जाते हैं और उन्हें वन फाइन मॉर्निंग पता चलता है कि ये तो चला गया, फिर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये दो तरह के लोग हैं। ये पहली तरह के जो लोग हैं वे मुखौटा बदल बदल के आ जाते हैं और ये लोग फंसते जाते हैं दूसरी तरह के लोग, और धीरे धीरे या तो आत्महत्या कर लेते हैं या इंडस्ट्री से छोड़ जाते हैं या किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहते। हमें लगता है कि सब एक ही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दो टाइप के लोग हैं। पहले टाइप के लोग हैं जो बैकग्राउंड्स में काम करते हैं, जो दूसरी कंपनी में काम कर चुके हैं या दूसरी कंपनी बंद कर चुके हैं अपनी स्कैम करके, और उन्होंने दूसरी कंपनी शुरू की है और डायरेक्टर्स को सैलरी पर रखा हुआ है, राइट। प्रमोटर्स बना के। तो ऐसे पहले टाइप के लोग हैं। दूसरे टाइप के लोग रहते हैं जो इन लोगों के टच में रहते हैं, जो पहले भी स्कैम में थे, और वो लोग फ्रंट लाइन रहते हैं कंपनी के। मतलब वो जब कंपनी शुरू होती है तब जुड़ जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं डाउनलाइंस के मेहनत से और इन्वेस्टमेंट से, और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। या तो राइट। अगर कंपनी बंद हो गई तो वो अपने आप को विक्टिम्स क्लेम करते हैं पुलिस के पास जाके कि कंपनी ने हमको इतने पैसे नहीं दिए। हाँ, तो वो बचने का तरीका है। तो उनको पता इसीलिए, है। हाँ, उनको पता है ये बचने का तरीका है। तो हाँ। सरकारी गवाह बन जाते हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि उनको डेफिनेटली मालूम है कि जो मेन प्रमोटर्स हैं वो हाथ में नहीं आएंगे, और वो ऑलरेडी ब्राजील या स्पेन या सिंगापुर या दुबई, काफी हब है अभी जो भी स्कैमस्टर्स का, तो वहां जाके ऑलरेडी सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो मेन प्रमोटर्स रहते हैं, जो फ्रंट लाइन रहते हैं, वो अपने आप को विक्टिम्स क्लेम करते हैं कि पुलिस से बच जाएं। पर द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट्स में, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 जो पास हुआ है, उसमें जो भी मीडिया ये इसका प्रमोशन करेगा, किसका, जो स्कैम्स का प्रमोशन करेगा, उसके लिए भी पनिशमेंट है और ओ। फाइन, जो पहले नहीं था। अभी तक हम रिलाई कर रहे हैं, जैसे स्टेट लॉज होता है, एमपीआईडीए होता है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट होता है, या उड़ीसा का ओपीआईडीए होता है, तमिलनाडु का टीएनपीआईडीए होता है, मध्य प्रदेश का होता है स्टेट लॉज। अभी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट ऑल इंडिया रहता है, क्योंकि क्या रहता है, जो भी पॉन्जी स्कैम्स रहते हैं या जो भी कंपनीज डिपॉजिट्स लेती है, अब डिपॉजिट्स लेती है या तो फॉरेक्स डिपॉजिट्स के लिए ले सकती है, या तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने का बोल सकती है, या तो क्रिप्टो करेंसी बोल सकती है, या तो लाइसेंसेस के नाम से ले सकती है। तो ये सब कंपनी क्या करती है, ये लोकल कोई स्टेट में फोकस्ड या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती है, पूरे इंडिया में रहती है। अच्छा। तो द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, स्कीम्स एक्ट काफी स्ट्रिंजेंट है, और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है जो जो पनिशमेंट है, या जो जो डिपॉजिट्स के अंदर आएगा, जो जो अनरिकग्नाइज्ड डिपॉजिट्स रहेगा, वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स रहेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशंस। तो ओके। ये सब हमारी ट्रेनिंग में रहता है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, उनको समझाने के लिए कि आप किस किस केस में, किस किस सिनेरियो में आप कौन से एक्ट के अंडर बुक कर सकते हैं। ओके, तो वो भी मतलब वो पुलिस ऑफिसर्स भी आपसे सीखते हैं? हाँ, होपफुली सीखते हैं, पर जानने की कोशिश करते हैं। एंड यस, बहुत ब्राइट ऑफिसर्स हैं एट द रैंक ऑफ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स एंड पुलिस इंस्पेक्टर्स हमारी कंट्री में। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे वो सीख जाते हैं तब वो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि राइट। इकोनॉमिक ऑफेंस या वाइट कॉलर क्राइम इतना ग्लोरीफाइड नहीं है, और काफी पेपर वर्क के थ्रू जाना पड़ता है। काफी पेपर ठीक वर्क बात। है उसमें। आपने भी बताया कि कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी अगर चाहे तो वो स्टेचुरी इंडिया से या प्रांजल डेनियल से पूछ सकता है सही कंपनी है या नहीं, तो उसका साधन क्या है, तरीका कैसे, लोग आप तक कैसे पहुंचे, कैसे पूछें आपसे? देखिए, हमारे वेबसाइट पर अंडर नॉलेज बेस करके एक सेक्शन है, ओके। उसमें नॉलेज बेस सेक्शन में जाके स्कैम अलर्ट पर क्लिक कीजिए। स्कैम अलर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी 3600 स्कैम एमएलएम कंपनीज या अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स हैं वो लिस्टेड है।
उसमें ही आप राइट पर, टॉप राइट पर एक टैब देखिए, उसमें रिपोर्ट अ स्कैम है। ओके। तो रिपोर्ट अ स्कैम में अगर आप कंपनी का, आप पहले टाइप कीजिए उसमें क्या वो कंपनी, आप टाइप करेंगे जो भी कंपनी का नाम, अगर ऑलरेडी लिस्टेड है तो उसको ज्वाइन मत कीजिए। पर अगर कोई नई कंपनी का जिस आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप उधर डिटेल्स, वेबसाइट डिटेल्स दे दीजिए और आपका ईमेल आईडी दे दीजिए। तो हम आपको वो कंपनी के बारे में बता देंगे और हमारी भी रिसर्च टीम उसका डेटा कलेक्ट करके अगर वो स्कैम है तो उसको स्कैम अलर्ट पर डाल देगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर स्ट्रेटेजिक इंडिया ने एक सर्विस शुरू कर रखी जिसमें कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर किसी एडवोकेट के पास आप जाते हैं तो एक तो नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज होती है तो फिर वो आपसे मांगेंगे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। और ये बहुत बड़ी बात अगर शुरू की है मिस्टर प्रांजल ने, तो ये छोटी बात नहीं। मेरी लीडरशिप के लिए मैं उनसे बात कहना चाहता हूँ। तो आपको फंड कौन कर रहा है इन सब कामों के लिए, प्रांजल? देखिए, हम एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, ई कॉमर्स को और एफिलिएट मार्केटिंग को। बेसिकली इट्स वर्ड ऑफ माउथ जिसमें भी लगता है। तो जो भी हमारी वहां से रेवेन्यू आता है उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम ये स्कैम अलर्ट को, रिसर्च और रिपोर्टिंग को हम ईयरमार्क करते हैं। मतलब तो हम खुद ही उसका फंड करते हैं आप? खुद ही फंड करते हैं हम। ओह, ओके। ये बड़ी बात है, छोटी बात बिल्कुल नहीं है। और ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी कि कोई ऐसी सर्विस है जिसमें कोई पता कर सकता है राइट और रॉन्ग। क्योंकि कुछ लोग परेशान होते हैं, वो समझना चाहते हैं, इनोसेंट लोग हैं कि भाई सही है कि नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता। और मैं मानता हूं कि ऐसे इनोसेंट लोग ज़्यादा हैं जो उसे सही समझ के करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स बता दें हमारे लोगों को कि यार ये चेक कर लो तो तुम पता चल जाएगा कि तुम स्कैम में हो, और ये पता कर लो तो तुम समझ जाओगे तुम रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो। ऐसा अच्छा, कुछ हो सकता है? हाँ डेफिनेटली है। जो हमारे लॉज हैं, अभी लास्ट ईयर जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नोटिफाई किए, पब्लिश किए। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। उसमें पर्टिकुलर कंप्लायंस लिखे हुए हैं कि कंपनी को क्या क्या करना चाहिए जो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कहना चाहती है। हम्म। और हमारा जैसे प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट है 1978 है। हमारा द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट्स स्कीम्स है 2019 का, जो एमपीआईडी और ये वो सब उसमें काफी, और 420 आईपीसी 420 उसमें काफी वायलेशंस है जो एक कंपनी को नहीं करने चाहिए अगर वो ओके। इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये रेड फ्लैग्स जो अगर कोई स्कैम कंपनी है तो कैसे आइडेंटिफाई करे कॉमन मैन या जो डायरेक्ट सेलर होता है या अगर किसी को मदद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्कैम कंपनीज रहती है, मनी सर्कुलेशन पॉन्जी कंपनीज रहती है, वो ज्वाइनिंग के चार्जेस लेती है। ओके। ठीक है, तो अगर ज्वाइनिंग के चार्जेस कोई कंपनी ले रही है आपको किसी भी नाम से, डिपॉजिट बोल रही है, आपको लाइसेंस फी बोल रही है, रजिस्ट्रेशन फीस बोल रही है या कुछ भी बोल रही है, तो ये स्कैम है। दूसरी चीज, रिन्यूअल चार्जेस एज पर द लॉ अलाउड नहीं है। ओके। तीसरी चीज, एज पर प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, कॉम्पनसेशन प्लान नई ज्वाइनिंग्स पर अलाउड नहीं है। अगर अच्छा, कोई नई बंदा, ज्वाइनिंग पे किसी को पैसा नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अगर कोई आपके कारण ज्वाइन हो रहा है कंपनी हम्म। में, तो किसी को, आपको या किसी को भी पैसा नहीं मिलना चाहिए ज्वाइनिंग के कारण। ओके। आपको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए जब वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है जो कंपलसरी नहीं है। राइट। ठीक है, उसके बाद आपको कोई कॉम्पनसेशन प्लान, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिलना चाहिए अगर वो बंदा रिन्यू करवाता है तो, जो आपके थ्रू ओके। ज्वाइन हुआ है। ओके। ठीक है, अगर कोई कंपनी आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही है क्रिप्टो टोकन्स में, हम्म। ठीक है, या प्रोडक्ट्स बाय करने बोल रही है क्रिप्टो टोकन्स, या जिसको कॉमनली क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, हम्म। उसका नॉमेनक्लेचर वेरी सून चेंज होने वाला है क्योंकि हम्म। मिसगाइड करता है करेंसी होता है। तो हम्म। इसलिए अगर आपको कोई कंपनी बोल रही है आप क्रिप्टो करेंसी से ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, आप प्रोडक्ट खरीदिए, तो वो एक फ्रॉड कंपनी है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं है, वो पैसा बाहर चले जाएगा, कोई रिकॉर्स नहीं है उसका। मतलब वो कंट्री के बाहर चले जाएगा या गबन हो जाएगा या हवाला हो जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके।
ठीक है, अगर कोई कंपनी आपको कोई बैंक अकाउंट में पैसे जो इंडिया में नहीं है वो बैंक अकाउंट डिपॉजिट करने के लिए बोल रही है, तो वो कंपनी भी स्कैम होती है। ओके। ठीक है, अगर और भी जैसी कंपनीज या ऑपरेशंस है, अगर वो कोई स्कीम प्रमोट करती है जिससे प्रोडक्ट सेल पर आपका कॉम्पेंसेशन डिपेंड नहीं होता है और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिपेंड होता है जो आपके जैसे कंट्रोल। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन दे रहे हैं हम। एजुकेशन नाम से लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, पर राइट। वो बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, हाँ। वो बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में, वो राइट। बोलते हैं रेंटल ऑफ हार्डवेयर में। हाँ। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग हमें समझनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक तो लीगल है इलीगल है ये? नहीं, वो इलीगल है जो अगर इलीगल एक्सटर्नल है। फैक्टर्स पर डिपेंड होता है हम्म। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इलीगल है। ओके। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको इतना परसेंट मिलेगा, अगर भले ही कुछ भी हो जाए आपको इतना परसेंट हर महीने मिलेगा या हर हफ्ते मिलेगा, हर दिन मिलेगा। हम्म। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इतना पैसा मिलेगा। या तो एल्गो ट्रेडिंग बॉट्स करके बहुत चालू है अभी, करीब राइट। करीब 45 कंपनीज कर रही है इंडिया में, जो अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेडार पर है। ओके। वैसी कंपनीज क्या बोलती है, आपको अकाउंट खुलवाना है एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में, आपको एक आप सब्सक्रिप्शन भरना है, या तो मंथली सब्सक्रिप्शन या तो ईयरली सब्सक्रिप्शन। आपको एक ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग बॉट मिलेगा जो आप एक्टिवेट करवाओगे हमारे एप्लीकेशन से, हम्म। और आपको पैसा इन्वेस्ट करना है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, और वो ऑटोमेटिकली आपको पैसे बना के देगा। तो ओके। वो इलीगल है। और आरबीआई ने भी अलर्ट लिस्ट में फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो काफी एडवर्टीजमेंट्स करते थे, काफी प्रमोशंस करते थे, उनकी लिस्ट पब्लिश की है कि वो अलाउड नहीं है, अनऑथराइज्ड टू ट्रेड इन इंडिया इन फॉरेक्स। ओ। ठीक है, अब बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, या तो ज्वाइनिंग के नाम पर, या तो रिन्यूअल के नाम पर, या तो प्रोडक्ट के नाम पर हम्म। आपको जीएसटी इनवॉइस नहीं देते। हाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कैम्स में आते हैं। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस रहते हैं जो खुद की करेंसी टोकन्स प्रिंट हम्म। करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो खुद की करेंसी जनरेट करते हैं ये बोल के कि आगे चल के उसका प्राइस बढ़ेगा। हम्म। या तो अगर आपने डिपॉजिट किया $125 कोई अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में, या इंडिया में या बाहर, तो वो आपको 125 के कूपन या वाउचर्स दे देंगे। ई पिन बोल सकते हैं, ई वाउचर्स बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, टोकन्स बोल हम्म। सकते हैं। वो आपको देंगे, और वो टोकन्स आप यूज कर सकते हैं नई ज्वाइनिंग्स को लेने के लिए, या तो कोई प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए एंड ऑल दैट। तो ये जो वर्चुअल करेंसी खुद की करेंसी जनरेट करके सर्कुलेट करते हैं, वो भी स्कैम्स होते हैं। क्योंकि ओके। अगर आपको खुद की करेंसी लेनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है आरबीआई से। राइट, अब वो परमिशन मिलती नहीं है हाँ, इतनी वो आसानी से हर परमिशन एक को। इजीली नहीं मिलती है। पर अगर राइट। आपको जैसे वॉलेट भी चालू करना है, जैसे पेटीएम है वॉलेट, अमेजॉन पे है और ये सब, तो आपको परमिशन लगती है, और आपको एक पर्टिकुलर रेसिडुअल साइड में रखना पड़ता है कि अगेंस्ट दिस आपके पास इतना कैश अवेलेबल है। मैंने ये भी सुना और पढ़ा था, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि एक जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स में बात कर रहे हो तो वो लीगल नहीं हो सकता। नॉन टैंजिबल अगर टच एंड फील नहीं कर सकते, राइट। देखिए वर्ल्ड ओवर हम उसको, जैसे पहले इंश्योरेंस बेचा जाता था डायरेक्ट हाँ। में, पर इंश्योरेंस बेचना अभी अलाउड नहीं है थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑपरेशंस, क्योंकि ये काफी रॉन्ग सेलिंग हो गई थी। मतलब उन्होंने इंश्योरेंस किया गया था पैसे कमाने के लिए जो जिंदा भी नहीं थे। ओ। ठीक है, तो चेन्नई की एक कंपनी थी, वेस्ट बंगाल में एक कंपनी थी जिनने बहुत बिजनेस किया, 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ का महीने का साल का बिजनेस था उनका। और हम्म। उसमें वो इंश्योरेंस यूलिप प्लान्स बेचते थे। तो हम्म। इस कारण से वो बैन हो गए। पर ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि टैंजिबल प्रोडक्ट्स ही लीगल है।
ओके। आप इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं प्रोवाइडेड वो लीगल हैं इंडिया में। वो अगर इलीगल हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आप बेच सकते हैं। जैसे गेन बिटकॉइन करके एक कंपनी थी जो 60,000 करोड़ का स्कैम माना गया है बिटकॉइन में। उसमें प्रोडक्ट क्या बेचा जाता था आपको, आप अगर प्रोडक्ट खरीदते थे तो आप बुक खरीदते थे अच्छा। और आपको बिटकॉइंस व्हाटएवर परसेंटेज डेसिमल्स में आपको फ्री मिलते थे बुक के साथ। हाँ। तो ओके। कैमोफ्लेज अलग अलग तरीके से हो सकता है, इनोवेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि लूपहोल्स हैं लॉज में हमारे लूप काफी। होल्स हैं, तो मतलब वहाँ बुक तो टेंजिबल हो गया, लेकिन उसके हाँ उन्होंने अंगिस में कुछ कॉइन्स दे दिए, तो इसलिए वो एग्जैक्ट इलीगल हो गया। एग्जैक्टली तो है ना राइट। वो, क्योंकि बुक के पैसे ले रहे थे और वो हम्म। जीएसटी भर रहे थे, तो वो लीगल में चल गया। पर बाद में जब रिटर्न्स देने बंद कर दिए तब प्रॉब्लम हुआ। तब तक लोगों अच्छा, के बहुत पैसे चले गए थे। इनका समापन समारोह कहाँ से शुरू होता है? मेरा इनको मतलब ये है कि कैसे, जब जब एक झटके से तो होता नहीं है, तो क्या क्या स्टेप होते हैं? ये यहाँ से अब अभी कंपनी अब निपटने की तैयारी में है, तो जो हाँ इनोसेंट लोग हैं, क्योंकि मेरी सारी समस्या उन इनोसेंट लोगों की है जिन्हें पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो जानबूझ के ही अंधे बने हैं, उनका तो हम क्या करेंगे। लेकिन देखिए जो सोने का बहाना कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते, लेकिन बेचारा जो वास्तव में ही सो गया है उसे जगा सकते हैं। तो वो कहाँ से वो अलर्ट हो जाए, अगर फंस भी गया है कि भैया अगर ये हो गया है तो अभी अलर्ट है, बाहर निकल लो, जिससे जिंदगी बच जाए। हाँ देखिए हमारा एक जैसे बताया स्ट्रैटेजी इंडिया पर रिपोर्टर स्कैम है या स्कैम अलर्ट है, उसमें जाके देख ले, क्योंकि काफी प्रोएक्टिव वेबसाइट है जिस पर मैक्सिमम स्कैम्स जो है वो लिस्टेड होते हैं। और अगर ओके। नहीं है तो इंक्वायरी भेज दे, तो हम रिसर्च करके एनालाइज करके और लिस्ट कर देंगे अगर वो स्कैम है तो। अब आपने दो चीजें बोली। पहली चीज कि जो प्रमोटर्स रहते हैं या जो ये सीरियल स्कैमस्टर्स रहते हैं, फ्रॉडस्टर्स रहते हैं, जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में प्रमोटर बन के जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं और निकल जाते हैं टाइम पर, जिसके पहले कंपनी बंद हो जाए। हाँ, तो उनका तो कुछ नहीं समझा सकते उन्हें तो। आप उनको समझा भी नहीं सकते, और वो ऑलरेडी लॉ एनफोर्समेंट से काफी दूर जा चुके हैं, क्योंकि वो जैसे कंट्रीज हैं जो सेफ हेवंस हैं, जिसमें इंडियन टाइप की पॉपुलेशन है, जैसे ब्राजील, स्पेन, दुबई, यूएई, और यहाँ सब जाके सेटल हो गए हैं। तो आप यही देख सकते हैं कि जब कोई कंपनी, जो कोई एमएलएम ऑपरेशन आपको ई वाउचर्स और ई पेन्स दे रहा है आपके बैंक अकाउंट में पैसे को छोड़ के, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे पर आपको ई वाउचर्स ई पेन्स दी जा रही है, ओके। मतलब वो आपकी कंपनी के पैसे ऑलरेडी चले गए हैं वन वे बाहर। तो अच्छा। अगर अगर आपको ई पेन्स, ई वाउचर्स और ये सब मिल रहे हैं तो वो एक रेड फ्लैग है कि कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। जैसे ओके। स्पीक एशिया जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ और उसके सॉफ्टवेयर वाले और सर्वर कस्टडी में आया, तो मालूम चला कि स्पीक एशिया का टर्नओवर कम दिख रहा था, क्योंकि उनने ई पेन्स बहुत सारी, ई वाउचर्स बहुत सारे पब्लिश किए थे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसके अगेंस्ट लोगों ने कैश कलेक्ट किया था नए ज्वाइनी से। पर उनका मार्क टू मार्केट, मतलब लोगों को पैसा देने का कमिटमेंट करीब करीब 24,000 करोड़ था, 2011 की बात है। हाँ, मुझे याद है। हाँ तो उस समय से ये डायरेक्ट सेलिंग में तब मिनिस्ट्री ऑफ पास था ये, क्योंकि तब प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन तब भी और अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास था। तो बाद में अफेयर्स मिनिस्ट्री को मालूम चला कि ये तो कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर्ड नहीं है। ओ। इसीलिए एज अ डायरेक्ट सेलिंग रूल, अ कंपनी टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नीड्स टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। पर पर वो, पर सॉरी। हम्म। हाँ, पर उसके बावजूद भी जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी स्कैम कर रही है, हम्म। क्योंकि कॉम्पनसेशन प्लान का, मैथमेटिकल वायबिलिटी का और दूसरे लूपहोल्स जो ओपन हैं अभी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अंडर, वो क्लोज करने की जरूरत है। राइट। तो ये जो लोग इनकम दिखाते हैं कि भाई मेरी इतनी रुपए की इनकम आ रही है, मेरी 10 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, 15 लाख रुपए की इनकम आ रही है, वो वास्तव में क्या है? वो होती है या नहीं होती है, या कुछ समय के लिए होती है, या वॉलेट में होती है, या कुछ समय बाद बंद हो जाती है? वो क्या है? देखिए अब ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं।
एक टाइप के लोग होते हैं जो एक्चुअल में प्रमोटर्स हैं और वो खुद को इन्वेस्टर्स या पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं या डायरेक्ट सेलर्स बता रहे हैं या मेंबर्स बता रहे हैं। हम्म। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो प्रमोटर्स रहते हैं ये मैनिपुलेट करते हैं अपने चेक्स, क्योंकि कंपनी इनकी है, तो ये अच्छा। मैनिपुलेट करते हैं शो के लिए, ये दिखाते हैं कि इतना है। हम्म। वो हो सकता है कि उनके ई वॉलेट में हो या तो उनके बैंक अकाउंट में हो, क्योंकि पैसे तो सब कुछ इंडिया के बाहर ही जा रहे हैं। हाँ। या तो वो ई वॉलेट में है जो नोशनल अमाउंट है। हम्म। तो नोशनल अमाउंट मतलब जब वो कैश मिलेगा उसको, कब कैश मिलेगा, जब उसके पास नए विक्टिम्स आएंगे ज्वाइन होने के लिए या रिन्यू होने के ओ, लिए, उसके बाद है वो। उसके बाद का पैसा है मोस्टली। ओ, नहीं तो लोग, आप 10 लाख बोल रहे हो, लोग 8 करोड़ 10 करोड़ दिखा रहे हैं महीने के। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, महीने के 8 करोड़ 10 करोड़ दिखा रहे हैं, तो वो चल रहा है बस। वॉलेट, कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स है उनके पास, कहाँ से पैसे आए, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी इनमें इन्वेस्ट हुआ है। अभी तो काफी इजी हो गया इनकम टैक्स इंटेलिजेंस के कारण कि आपके पैन कार्ड से मालूम चल जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है, आपके आधार कार्ड से लिंक है सब कुछ। तो अभी थोड़ा डिटेक्शन इजी हो जाता है, पर हम्म। देन अगेन करप्शन विंस मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट। या एक एक बात और है कि मैंने ये सुना है कि प्रांजल डेनियल थोड़े खूंखार किस्म के आदमी हैं, और इनसे लोगों को डर लगता है जो कुछ गैर कानूनी काम करते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत पावरफुल है और आपकी कनेक्टिविटी और कनेक्शंस गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा है। तो क्या ये ठीक है बात? देखिए, खुंखार तो नहीं है, पर एथिकल काम करते हैं, एथिकल काम करते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए एथिकल लोगों की जरूरत होती है। राइट, परफेक्ट। अगर अनएथिकल लोग हो, या तो जब जब हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने बैठते हैं या पुलिस ऑफिसर्स के सामने बैठते हैं, तो हम्म। हमको 360 डिग्री एंगल हमको देखना पड़ता है। जानकारी रहता है और परफेक्ट। हमको समझ चाहिए। तो जो मुझ में पर्सनली और हमारी जो टीम मेंबर्स में समझ है, डायरेक्ट हम्म। सेलर भी रह चुके हैं, कॉर्पोरेट में भी रह चुके हैं, कंपनीज को कंसल्ट करते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हम्म। इसीलिए हमको सब जगह की सिचुएशन मालूम रहती है कि सबको क्या चाहिए। देखिए, पुलिस को ये नहीं चाहिए कि केसेस आए और कंपनीज बंद करें। परफेक्ट, परफेक्ट, वो बिल्कुल सही वो बात उनको कह रहे हैं। लास्ट चाहिए, क्योंकि पेपर वर्क बहुत होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस और में। हम भी नहीं चाहते कि कोई भी चीज ऐसी फालतू में बंद होती रहे। एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इस कारण से है ना, ये सब नॉलेज हमें है। तो जो भी कंपनीज हमको हायर करती है, वो कंपनीज को ये मालूम है कि अगर वो अनएथिकल करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। इसलिए ऐसी कंपनीज हमको हायर ही नहीं करती, ना तो अप्रोच करती है। राइट, वो हम क्यों उन्हीं करेगी? कंपनीज के साथ काम करते हैं जो लॉन्ग टर्म एथिकल सस्टेनेबल बिजनेस करें। तो अगर राइट। हमारे बैंक अकाउंट्स भी चेक कर ले कहीं से भी, तो हमारे प्रॉपर एमओयूज होते हैं कि आपको क्या चाहिए, डिलीवरेबल्स क्या क्या रहेंगे, एक्सक्लूजन्स क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से लॉस के अंडर हम कंसल्ट करेंगे। राइट। जी। तो वो सब समझ जरूरी रहती है जब भी डील करें, या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने बैठे जब भी, या तो एक पब्लिक फोरम में जाएं। तो वो अप्रोच भी है और वो नॉलेज भी है। 12,000 कंपनीज, 12,000 से ज्यादा स्टडी करके और 120 से ज्यादा कंपनीज को कंसल्ट करके। सही बात है। तो यहाँ क्या होता है कि कुछ दिन लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर, फिर उनको लगता है कि कंपनी बहुत पैसे बना रही है तो अपने को एक कंपनी खोल लेना चाहिए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं वे प्रांजल डेनियल से मिल लें, क्योंकि उनसे सलाह ले लें तो अपनी कंपनी खोलें। वरना फिर आपकी कंपनी का क्या हाल होगा वो आपको ज़्यादा पता है। इसलिए आपको अगर ये काम भी करना है तो आप इनसे सलाह लेके कर लें। एग्जैक्टली आप ठीक बोल रहे हैं, पर हमारा जो सक्सेस रेट है वो 98% है। अगर कुछ अच्छा। भी हमारे पास इंक्वायरी आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी क्वेरी वही सॉर्ट करें कि 98% लोग कंपनी नहीं खोलते हमारे से बात करने के बाद। अच्छा। तो जो खोलते हैं उसमें 98% सक्सेसफुल हैं? हाँ, जो खोलते हैं उसमें 100% सक्सेसफुल है, 98% अच्छा, सक्सेसफुल उसमें नहीं है। 100%, राइट। हाँ, क्योंकि क्या है, लोगों को काफी गलत फहमी होती है कंपनीज के बारे में कि बिल्कुल। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है,
कॉम्पनसेशन प्लान में पैसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वहां का नेटवर्क उठ के आ जाएगा, ये लीडर आ जाएगा तो उसके पीछे सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 15,000 या 1 लाख में कंपनी खुल जाती है, लोगों को लगता है कुछ भी बिकता है एमएलएम में या डायरेक्ट सेलिंग में, ये भी लोगों का ख्याल है। और कंपनी बहुत पैसा बना लेती है। हाँ, कंपनीज बहुत पैसा बना लेती है, ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। राइट राइट। तो ऐसे बहुत सारी गलत फहमियां रहती है जो भी डायरेक्ट सेलर्स रहते हैं या जो बाहर से डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं। तो फर्स्ट 98% हमारा कोशिश रहता है कि वो देख लें कि ये कितना बंदा कितना सस्टेन कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो इवन लीगल हैं और सस्टेनेबल है, वो 1 साल में बंद हो जाती है, क्योंकि उनके लिए लास्ट रिसोर्ट रहता है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे ई कॉमर्स में बहुत पैसा बर्बाद कर दिया उनने एडवर्टाइजमेंट में, उनने एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत एडवर्टाइजिंग में बर्बाद कर दिया। अब चलो प्रोडक्ट अच्छा है तो डायरेक्ट सेलिंग में ट्राई कर लेते हैं। राइट, बिल्कुल। तो जो ट्राई करने के मेंटालिटी से आते हैं, हम उनको कंसल्ट नहीं करते। गुड, वेरी गुड। क्योंकि लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लॉन्जेटिविटी, अगर कोई बंदा कोई डायरेक्ट सेलर कंपनी में ज्वाइन हो रहा है तो वो अपनी या तो प्रीवियस कंपनी को प्रीवियस इकोसिस्टम से निकल के आ रहा है किसी कारण से। अगर उसने यहाँ भी कंपनी बंद देखी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विश्वास, मतलब जो भी विश्वास बना है वो उठ जाएगा उसके पास से। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लिमिटेड कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी। ओके। इस कारण से करते हैं क्योंकि लिमिटेड बैंडविड्थ है और एथिकल लोगों की काफी कमी है इस इंडस्ट्रीज में, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इंडस्ट्री जितनी खूबसूरत है उतनी इसमें अनएथिकल लोग भी उतने ही ज्यादा हैं। बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, और एक बहुत बढ़िया बात आपने कही, मैं उसे हाईलाइट करना चाहता हूं दोबारा। एक सस्टेनेबल मॉडल और लीगल मॉडल, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। यस। और लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। प्रांजल, मैं एक बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि एक लीगल सही डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेस है, उसमें क्या पोटेंशियल आपको दिखाई देता है? लोग कितना अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जो विजन रहता है प्रमोटर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो लीगल भी है, सस्टेनेबल भी है, उसका एंड गेम क्या रहता है, मतलब उसका रीजन क्या रहता है, मतलब उसका बेसिक क्या रहता है, प्रोडक्ट सेल्स। बिल्कुल। उसका सिस्टम क्या रहता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग से कॉम्पनसेशन प्लान देना प्रोडक्ट सेल्स पर। अब कंपटीशन क्या है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की कंपटीशन सीधे से है ई कॉमर्स और एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी और मॉम एंड पॉप स्टोर्स। तो अगर कोई कंपनी आगे बढ़ना चाहती है तो उसे प्रमोटर्स का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को कंप्लायंट कर ले लॉस से, वो सस्टेनेबल हो जाए। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सिस्टम्स कॉम्पिटिटिव कर ले। राइट। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें, मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, मेरे पास अगर ऑप्शन हो, जो मैं करता नहीं, पर हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें काफी प्रोडक्ट्स काफी यूनिक और अच्छे हैं, राइट, बहुत अच्छी क्वालिटी के। पर अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं चूज करूंगा कि वो ही वाले प्रोडक्ट्स मैं ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदूं, क्योंकि उधर डिलीवरी फास्ट हो जाएगी, मेरे को कोई हेडेक नहीं किसी को फोन करना, फिर वो घर पर आएगा, मेरे को बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश करेगा। मेरे को प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट खरीदना है, एंड ऑफ स्टोरी। सही बात है। तो जो सिस्टम्स है, जो प्रोसेस है, वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम कंपनीज को कंसल्ट करते हैं जो अपग्रेड कर रहे हैं अपने सिस्टम्स, उसमें ये चीज बहुत हाईलाइट करते हैं हम कि आप कंपेयर करो तो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मत करो, आप कंपेयर करो तो ई कॉमर्स पोर्टल्स और एफिलिएट मार्केटिंग से कंपेयर करो, जो इंटरनेट आने के कारण, सस्ता होने के कारण इतना इंटीग्रेट हो गया है आज की तारीख में, जिसके कारण लोगों के लिए चीजें खरीदना आसान हो गया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स अपने हाई करो। तो जो कोड ऑफ कंप्लायंस है
जो कंपनीज का वो कोड ऑफ कंप्लायंस जो रहता है वो बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करो और वो अनबायस्ड रखो। ऐसा नहीं कि लीडर के फेवर में हो रहा है कि डाउनलाइन को नुकसान हो रहा है, वो सब चीजें नहीं करिए, एथिकली करिए, क्योंकि बेसिकली जो बेस है, फाउंडेशन है, वो तो डायरेक्ट सेलर्स है ना। परफेक्ट परफेक्ट। आप तो इस कारण से रिटेन डायरेक्ट सेलर को करने के लिए आपका कोड ऑफ कंडक्ट या कंप्लायंस ही रहता है। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी में ओम्बुड्समैन रहता है, वैसे ही आप अपनी कंपनी में रखिए जिनको एक्सपीरियंस है, जो फेयर डिसीजन दे और जो आपको हेल्प करे आपका विजन अलाइन करने के लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए। तो बेनिफिट अमेजिंग है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स में क्या होता है, जब तक आपने एडवर्टाइजमेंट की तब तक वो प्रोडक्ट टॉप पर रहेगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा। डायरेक्ट राइट। सेलिंग में जब तक आपका नेटवर्क खुश है आपसे, तब तक खुश है, जब तक आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जब तक आपका कंप्लायंस और कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा है, और जब तक उनको टाइम पर पैसा मिल रहा है उनकी मेहनत के लिए, तब तक राइट। लोग आपके साथ रहेंगे और आपको बढ़ाएंगे। और फोकस कीजिए एक कंट्री में, जो जो कंट्री में आप बेस है, जिससे पैसा आता है, क्योंकि काफी कंपनीज 10-15 कंट्रीज में भागने की कोशिश करती हैं और फिर वो फोकस खत्म हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शो से ज्यादा अच्छा, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ह्यूज पोटेंशियल है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स रखिए, अच्छी सपोर्ट सिस्टम रखिए, तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा है डायरेक्ट सेलर्स के लिए और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए। मैं पिछले 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। लोगों के मतलब सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वन ऑर्डिनरी पर्सन कैन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यस। किसी और दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अगर हम इथिकल, लीगल, ऑनेस्ट, डुप्लीकेबल, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करते हैं तो। और ये तो हमने देखा है कि गेहूं के साथ घास तो उगी जाती है, और लोग अगर घास पे आगे चले जाएं तो फिर गेहूं की गलती तो इसमें नहीं है। और बहुत दुख होता है जब बहुत अच्छे अच्छे लोग किसी भी ग्रीड में। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रीम एंड ग्रीड? देखिए, ड्रीम हमें बहुत जरूरी है सिखाना लोगों को। मैं पर्सनली बात करता हूँ, काफी लोग देखे जो डायरेक्ट सेलिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाए, 1 साल रहे, थोड़ा पैसा कमाया, बाहर निकल गए। पर क्योंकि उन्होंने नेटवर्क इतना अच्छा बना लिया था, मतलब कनेक्शन इतने अच्छे बना लिए थे, रिलेशन इतने बना लिए थे, अलग अलग जगह देखने के लिए मिली, उनको रिकग्निशन का इंपॉर्टेंस मालूम चला, उनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो गई, उनके स्किल डेवलप हो गए, मनी मैनेजमेंट सीख गए, टाइम मैनेजमेंट सीख गए, प्रेजेंटेशन करना सीख गए, तो वो दूसरे बिजनेस में जाके खुद का बिजनेस चालू करके सक्सेसफुल हो गए। ओके। अब तो हमें करने की जरूरत है, जो ये मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हैं, वो सिर्फ कोई विजन नहीं बेचते, आपको बेचते हैं कि आपका चेक इतना होगा, आपका चेक 1 करोड़ पर मंथ हो जाएगा, 2 करोड़ पर मंथ हो जाएगा, और रिकग्निशन उस बेसिस पर मिलता है आपको। दे आर नॉट बिल्डिंग पीपल। They are not building people, they are Yeah. building only their wallets. Yes, yes. Right. So this is very important कि हमको ये चीज हमारे नेटवर्क में पर्कुलेट करना है कि एज पीपल डेवलप, आर कंपनी डेवलप्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी। तो Right. ये कई गलती हमारी भी है कि हमने डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ चेक्स दिखाए लोगों को, Right. हमने Perfect. सक्सेस स्टोरीज नहीं दिखाई जो डायरेक्ट सेलिंग से निकले हुए। Right. बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक लास्ट संदेश, आपका जो मैसेज है, आपका जो संदेश है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिस्प है और लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल होगा। मैं चाहता हूं कि एक प्रांजल डेनियल का एक मैसेज उन हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या है, जिससे उन्हें एक अपने आप उनकी सेल्फ इमेज इंक्रीज हो जाए, जिससे उन्हें लगे कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें लगना चाहिए कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन्हें लगना चाहिए कि नहीं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं और इस देश की जीडीपी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा क्या मैसेज है प्रांजल का? मैसेज बहुत बड़ा हो सकता था, पर इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, आप बड़ा कर सकते हैं, समय है आपके पास। अच्छा, तो मैसेज क्लियर है कि आप
एथिकल काम कीजिए, आप दूसरी लोगों का ध्यान रखिए जो भी आपके कारण वो बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं। आप केयरिंग बनेंगे, आप जितने केयरिंग बनेंगे आपके डाउनलाइंस या आपके साथ जो भी जुड़ा हुआ है इंसान वो भी इतना केयरिंग बनेगा। आप जितने एथिकल रहेंगे आपके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो उतने एथिकल रहेंगे। आप जितने क्लियर रहेंगे अपने कस्टमर्स के साथ वो कस्टमर्स आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब मैं डायरेक्ट सेलर था मेरे साथ बहुत सारे कस्टमर्स थे जो जो बाहर से उनको सामान सस्ते में मिल सकता था फिर भी नहीं खरीदते थे, क्योंकि बहुत सारी उस समय ई कॉमर्स नहीं होता था। उस समय शॉप्स पर लोग डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, बल्क में रैंक पहुंचने के लिए खरीद लेते थे और बेच देते थे हाफ प्राइस में। फिर भी लोग जो हमारे कस्टमर्स थे, जो मेरे कस्टमर्स थे, वो सामान बाहर से नहीं खरीदते थे, मेरे से एमआरपी पर खरीदते थे। तो आप ये बिजनेस में सबसे ज्यादा एसेट, जो सबसे बड़ा एसेट हो सकता है वो होता है रिलेशन का। वो राइट। बनाइए, आप गुडविल बनाइए अपना। जैसे क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो सालों से इंश्योरेंस में हैं और उनके कस्टमर्स भले ही कुछ भी इंश्योरेंस खरीदना है वो उन्हीं के पास आते हैं। परफेक्ट। वैसे गुडविल बनाना बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल जमाना नेटवर्क का है, आजकल जमाना गुडविल का है और रिलेशंस का है। तो इसीलिए सबसे बड़ी दौलत आपके पास कुछ भी हो सकती है तो वो है गुडविल और अच्छे रिलेशंस की। बिल्कुल सही है। अगर आप कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी में फंस जाते हैं तो आपका गुडविल और रिलेशंस दोनों चला जाएगा। आप उस लोकेलिटी में रह नहीं पाएंगे पीसफुली बिकॉज हम्म। ऑफ योर गुडविल गोइंग और योर रिस्पेक्ट गोइंग। लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आप बहुत सोच के, हाँ थोड़ी मेहनत है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में मेहनत लगती है प्रोडक्ट बेचने के लिए, पर अभी सिस्टम्स ऐसे हैं कि आप डायरेक्ट लोगों को, आपके कस्टमर को एक लिंक भेज दीजिए, वो क्रेडिट कार्ड से पे करके सामान खरीद लेंगे, कंपनी डायरेक्ट डिलीवर कर देती है। तो लॉजिस्टिक नाइटमेयर जो पहले थी हमारे टाइम पर कि ऑफिस में जाओ सामान खरीदो और डिलीवर करो, वो नहीं रहने वाली, क्योंकि काफी इंटीग्रेशंस होने वाले हैं अभी डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप हौसला रखिए, आप जितने ज्यादा कस्टमर्स हो सकते हैं उतने ज्यादा कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच कीजिए और आप बिजनेस कीजिए। पर आप एक चीज याद रखिए कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी लीजिए जिसके पहले आप मार्केट में जाएं, ठीक है? और आगे चल के फिर डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा, और कोई नहीं है। और जैसे मनी सर्कुलेशन में होता है, तो मनी सर्कुलेशन में लोग एक दो महीने, एक दो साल पैसे कमा लेते हैं, पर बाद में कंपनी बंद हो जाती है तो पूरा जो भी है रेपुटेशन, रिस्पेक्ट या पैसा या प्रॉपर्टी सब वाइप आउट हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए और कांस्टेंट मेहनत कीजिए। ये मेरा मैसेज है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और मैं अपनी लीडरशिप से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर उस डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहता हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग में है, एमएलएम में है, इथिकल कंपनी में है, कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप जो कर रहे हैं सही बिजनेस कर रहे हैं। बस बच के रहिए उन कुछ लोगों से जो अलग अलग मुखौटे पहन के आते हैं, और कुछ मेरे भाई जो अगर किसी से सही समझते हुए किसी और जगह चले गए हैं। तो आज प्रांजल ने बहुत बढ़िया तरीके से उसे डिफाइन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉन्जी स्कीम और मनी सर्कुलेशन एंड डायरेक्ट सेलिंग। उसे आप पैरामीटर पर चेक करिए और अपनी जिंदगी को सुरक्षित करिए। ये सुनहरा भविष्य आपका है, ये देश आपका है, ये जिंदगी और परिवार आपका है, ये फैमिली आपकी है, और हम सब, पूरा देश, पूरा समाज, पूरी सरकार आपके साथ है आपकी सफलता के लिए। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये दिखाती है कि हम एमएलएम और लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रमोट करते हैं और फिर वो लिस्ट देते हैं कि हु इज द टॉप अर्नर्स ऑन द विच कंपनी। और मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी कंपनी वो पॉन्जी स्कीम और मनी सर्कुलेशन वाली हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? और लोग उनके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि यार ये है, देखिए इसमें बता रहे हैं टॉप अर्नर ये है, क्योंकि वो इनकम तो होती है करोड़ों में, जैसे आपने बताया 10-15 करोड़ रुपए, और यहाँ बेचारा आदमी कमाता है 50,000 लाख रुपया। तो वो सोचता है कि ये तो सब बेकार है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तीन टाइप की ऐसी कंपनीज हैं जो ये करती हैं, प्रमोशन करती है स्कैम कंपनीज का। ये इनकी शुरुआत होती है, ये तीन टाइप की है। एक तो मैगजीन्स वाले करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ओके। जो मैगजीन्स निकालते हैं
दूसरे रहते हैं जो अवार्ड्स देते हैं अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग के नाम से, और तीसरे रहते हैं जो वेबसाइट्स चलाते हैं डायरेक्ट सेलिंग राइट। के नाम से। अब शुरुआत इनकी ऐसी होती है कि शुरू में ये कंपनीज के डायरेक्ट सेलर्स को अप्रोच करते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए हमारे डायरेक्ट सेलिंग वेबसाइट पर या मैगजीन में या अवार्ड्स के लिए, बेस्ट डायरेक्ट सेलर को या एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर को, या बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स रहते हैं। तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे और उसको आपको अवार्ड्स मिलेंगे और आपको आपका नाम यहाँ यहाँ पब्लिश होगा। ओ। तो ऐसे करके शुरुआत होती है, ऐसे करके ये करीब करीब 10-15 महीने चलाते हैं और एथिकल कंपनीज की फॉलोअरशिप लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स रहते हैं, जो फीचर रहते हैं वो वेबसाइट पर या मैगजीन पर या तो अवार्ड्स में, वो क्या करते हैं, उनका प्रमोशन कर देते हैं अपने नेटवर्क में। हाँ। अब उनने नेटवर्क में प्रमोशन किया, वैसे इनने 100-150 लोगों के साथ किया तो इनकी व्यूअरशिप अच्छी हो जाती है। अब ये उसमें आर्टिकल्स डालते रहते हैं अलग अलग कंपनीज के नाम से और एडवर्टाइजमेंट्स लेते रहते हैं। अब क्या होता है, जो स्कैम आता है वो भी देखता है कि इनकी व्यूअरशिप इतनी है और इनके इतने फॉलोअर्स है और यहाँ से आते हैं लोग, इनको देखते हैं, तो वो भी अप्रोच करते हैं और वो 20 लाख 30 लाख रुपए दे देते हैं कि आप हमको एक्सपोजर दो इस पर, आप हमारा आर्टिकल छापो, आप हमारी फोटो छापो, आप हमारे अवार्ड्स छापो, या इतने लोगों ने इतने कमाए तो आप ये छापो और आप इतना पैसा लो। तो वो रिफ्यूज नहीं कर पाते, वो एक सिंपल सा डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि XYZ कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द सस्टेनेबिलिटी और लीगैलिटी ऑफ दिस ऑपरेशन विच एवर इज पब्लिश्ड। राइट। अब उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट सेलर, और वो छाप देते हैं वो उनके बारे में, उनको तो पैसा मिल गया। अब डायरेक्ट सेलर्स जो पुरानी कंपनीज के, जो ये लीडर्स से के फॉलोअर्स हैं, वो तो रेगुलर व्यूअर्स है उस वेबसाइट के, तो वो जाते हैं और देखते हैं, और वो देखते हैं कि ये कंपनी है, इसमें इतनी अर्निंग हो रही है, ये कंपनी इतनी आगे बढ़ रही है और लोग इतने इतने पैसे कमा रहे हैं और इजी मनी है, तो वो ज्वाइन हो जाते हैं वो कंपनी में। तो इसीलिए इसीलिए ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो जो वर्ल्ड वाइड है, बहुत सारी मैगजीन्स है, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलर लीडर को पहली चीज इंपॉर्टेंट है, जो उसको कितना एथिकल है बंदा और कितना टिक सकता है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचता है, वो जानना बहुत जरूरी है, जिसके पहले वो उधर जाके अवार्ड्स ले या मैगजीन में नाम छपवाए या वेबसाइट पर नाम डलवाए या वोटिंग करवाए अपनी कंपनी को टॉप पर ले जाने के लिए। हाँ, ठीक है बात ना? है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो जैसे जैसे एक वेबसाइट है जो काफी प्रोमिनेंट है, चलता है, वो बोलते हैं कि वो एक कंसल्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में, पर जो टॉप मोमेंटम में कंपनीज उन्होंने पब्लिश की है वो हमारी स्कैम अलर्ट लिस्ट पर है, ओ। जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज में। उसमें से एक कंपनी बंद हो गई है यूके में वो उन्होंने दिखा लास्ट रखी ईयर। है। वो उनने टॉप अर्नर में, टॉप मोमेंटम में डाल रखी है और उसके बारे में आर्टिकल्स है। ठीक है, इंडिया में जैसे बोला द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, उसमें मीडिया को पेनल्टी है, पर क्योंकि वो वेबसाइट बाहर का है तो आगे चल के क्या होता है वो केस का, दैट ओनली टाइम विल टेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को सिर्फ फंडामेंटल समझना चाहिए, वो और किसी के इंप्रेशन में ना आ जाएं। अगर फंडामेंटल सही हैं तो वो ठीक है, और फंडामेंटल सही नहीं है तो लोग अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, स्वार्थ के लिए लोगों को, निर्दोष लोगों को, भोले भाले लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं और लोग उलझ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका काम चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।